तो कल हम लोग बात कर रहे थे स्टोलन प्रॉपर्टी की, चुराई हुई संपत्ति किसे कहेंगे। और उसमें आपसे कहा गया था कि चुराई हुई संपत्ति में सिर्फ चुराई हुई संपत्ति ही शामिल नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में चोरी उसे उसके नग्न स्वरूप में देखा गया, ये कहें तो ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि चोरी को जब बिल्कुल अलग करके देखिए तो इनफैक्ट चोरी है क्या, किसी अन्य के द्वारा किए गए श्रम पर, ठीक है, अर्जित संपत्ति का सुखोपभोग, ठीक है, उसका जो फल है संपत्ति का, उस फल का अनुचित उपभोग जिसके हकदार आप नहीं हैं, ठीक है। तो चोरी विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। चोरी उस रूप में भी प्रकट होती है जिस रूप में आप उसे चोरी के नाम से जानते हैं, या यूं कहें संपत्ति का अनुचित उपभोग अनेकों रूपों में प्रकट हो सकता है। उसका एक रूप चोरी का है, तो उसका एक रूप लूट का है, तो उसका एक रूप उद्दापन का है, तो उसका एक रूप मिथ्यान्यास भंग का है, तो उसका एक रूप संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का है। लेकिन मूल रूप से इन सारे अपराधों में एक चीज दिखाई देती है, और वो चीज है कि संपत्ति जो किसी अन्य ने अपने श्रम से अर्जित की थी, उसके उपभोग के अधिकारी आप न होते हुए उसका उपभोग करना है और किसी के द्वारा अर्जित संपत्ति पर अनुचित समृद्धि यह हासिल करना है, ठीक है। जैसे सोने के विभिन्न गहने होंगे, रूप और आकार अलग अलग है, लेकिन अंततः वो सब सोने के ही हैं, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरे के श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति भिन्न भिन्न नामों से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग अपराधों के नाम पर यहां शामिल की गई, लेकिन मूलतः बात एक ही है कि किसी अन्य ने संपत्ति अर्जित की थी और उस संपत्ति का जो उपभोग है वो अनाधिकृत ढंग से आप कर रहे हैं, और अनाधिकृत ढंग से उपभोग करने के लिए आपने जिन माध्यमों का चुनाव किया है, ठीक है, उनमें कभी तो उसकी जानकारी में आए बिना स्थायी तौर पर आपने उसकी संपत्ति को ले लिया, और कभी उसे धमका कर उसी के हाथों संपत्ति का परिधान यह प्राप्त कर लिया, और कभी उसने अगर आप पर विश्वास अभिव्यक्त किया और अपनी संपत्ति नष्ट की आपको, और यह बताकर नष्ट की कि इसके उपभोग के अधिकारी आप नहीं हैं, या तो हम हैं या कोई और है, या हम और कोई और है, उसके बाद भी आपने उस संपत्ति का अपने हित में या तो संपरिवर्तन किया, या दुर्विनियोजन किया, या किसी अन्य के द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया, और वही स्थिति आपराधिक दुर्विनियोग की है। और अब तो छल की भी कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि चुराई गई संपत्ति की परिभाषा में छल भी आ ही गया। तो इन सब संपत्तियों को चुराई गई संपत्ति कहना ये ठीक होगा, क्योंकि चोरी अगर तत्व में देखें तो उस संपत्ति का अनाधिकृत उपभोग है जो आपने अर्जित ही नहीं की, ठीक है, जिसके उपभोग का आपको कोई हक नहीं, और आप में मिनिमम नैतिकता यह होनी चाहिए कि जिस संपत्ति को आपने अर्जित नहीं किया उस संपत्ति का उपभोग आप न करें। लेकिन चूंकि आप इस मिनिमम न्यूनतम नैतिकता का पालन भी करने को तैयार नहीं है, इसलिए समाज के विनियमन हेतु स्वयं राज्य ने आपके इस कृत्य को अपराध घोषित किया और इस प्रकार की संपत्ति को चुराई हुई, ठीक है। तो चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन स्टोलन प्रॉपर्टी यह हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है। चुराई गई संपत्ति में ये सारी संपत्तियां शामिल हो रही थी। अब चुराई गई संपत्तियों के लिए दंड, इसकी बात होगी,
और पहले ये दंड कहां दिया गया था? 411, 412, 413 और 414। बस एक बात और हमें करनी है, ठीक है। कई बार आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस ये कराया जाता है कि इंग्लैंड में, ठीक है, जो चुराई गई संपत्ति के सदृश अपराध है वो कौन सा है, ठीक है, या फिर वहां की विधि और हमारी विधि, इसमें फर्क कहां पर है, ठीक है। तो अंग्रेजी विधि में चुराई गई संपत्ति, इसे परिभाषित किया हैंडलिंग नाम के अपराध से। क्या हैंडलिंग? वहां हैंडलिंग कहते हैं इसको। और वहां चुराई गई संपत्ति की परिभाषा में यह भी शामिल है कि जो संपत्ति चोरी, यानी चोरी, लूट, उद्यापन आदि से अर्जित की गई है, यदि उसका कन्वर्जन कर दिया जाए, यानी उसका संपरिवर्तन कर दिया जाए। संपरिवर्तन यानी सोने का गहना था, आपने बेच दिया, ठीक है, तो गहना कन्वर्ट हो गया नकदी में, ठीक है, अब कन्वर्जन हो गया है संपत्ति का, ठीक है। तो चुराई गई संपत्ति, जिसके पास गहना है, ठीक है, उसके पास भी चुराई गई संपत्ति है यह माना जाएगा, और जिसके पास नकदी है उसके पास भी चुराई गई संपत्ति है यह माना जाएगा। यानी वहां चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन और विस्तृत हो जाती है, ठीक है ना। हमारे यहां अगर चुराई गई संपत्ति, इसकी डेफिनेशन करनी तो चूंकि डिफाइंड है 317 में, और वो यही कहता है कि वो संपत्ति जिसका कब्जा उपरोक्त में से किसी अपराध से अंतरित किया गया है, यह वो संपत्ति जिसके संबंध में आपराधिक न्यासभंग या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया गया, या अब छल का अपराध किया गया है, वो संपत्ति चुराई गई संपत्ति है। इसका मतलब उस संपत्ति को अगर कन्वर्ट किया गया है नकदी आदि में, तो नकदी चुराई गई संपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि नकदी उसने नहीं कहा, उसने कहा वो संपत्ति चुराई गई संपत्ति है, ठीक है। चुराई गई संपत्ति में क्या शामिल? वो संपत्ति जिसका अंतरण किसमें किया गया, या तो चोरी, लूट, डकैती इसके माध्यम से किया गया, या उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग या दुर्विनियोग के अपराध हुए हैं। केवल वही संपत्ति चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन में आती है, अन्य कोई संपत्ति चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन में नहीं आती। कानून दोनों तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है, जो लिखा है उसे भी पढ़ा जाएगा, और जो लिखे हुए का अर्थ निकल सकता है उसे भी लिखा हुआ माना जाएगा, और इसी को कानून के द्वारा विविक्षित ढंग से कहा जाना, यह कहा जाता है। हम लोग अब सीपीसी पढ़ ही रहे हैं, सेक्शन 9 आएगा, वहां कहेगा कि अगर किसी सिविल काज ऑफ एक्शन पर सिविल न्यायालय को संज्ञान लेने से अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से रोक दिया गया है, तो सिविल न्यायालय उस सिविल वाद कारण पर संज्ञान नहीं लेगा। तो वहां विविक्षित ढंग से रोका जाना, इसकी डेफिनेशन और विस्तार लेगी, लेकिन विविक्षित ढंग से कानून में लिखा है यह तब मान लिया जाता है जबकि जो कुछ लिखा है उसका एक निश्चित प्रकार का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, और वो निश्चित प्रकार का अर्थ कानून में लिखा है यही मानकर चला जाएगा। तो चूंकि चुराई गई संपत्ति, यहां विधायिका ने यह बता दिया स्पेसिफिकली निश्चेषी ढंग से, जो शब्द हैं डेफिनेशन के वे इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव डेफिनेशन जब देती है विधायिका तो उसके उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, और उसका एक उदाहरण तो बड़ा प्रचलित संविधान का अनुच्छेद 13(3), जहां वो विधि की परिभाषा देता है।
कहता है कि विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और फिर बताता है कि ये आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आ सकते हैं। विधियों का कोई प्रकार या कोई नियम जो विधि की मान्यता रखता है, वो सब कुछ अनुच्छेद 13(3) के लिए विधि ही समझा जाएगा। तो वहां परिभाषा इंक्लूसिव है, परिभाषा का नेचर इंक्लूसिव है, यहां एक्सक्लूसिव है। यहां परिभाषा का नेचर कैसा हुआ? निश्शेषी हो गया। उसने कहा कि वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया है, चुराई गई संपत्ति कहलाती है। तो बिल्कुल निश्चेषी ढंग से बता दिया कि केवल यही चुराई गई संपत्तियां हैं, इसके अलावा चुराई गई संपत्ति आप किसी भी संपत्ति को नहीं मानेंगे। और डेफिनेशन में कहता है कि वह संपत्ति जिसका कब्जा उपरोक्त प्रकार के अपराधों द्वारा अंतरित हुआ है, या वह संपत्ति जिसके संबंध में आपराधिक दुर्विनियोग या न्यासभंग का अपराध किया गया है। तो वह संपत्ति जब उसने कह दिया, इसका मतलब उस संपत्ति का कोई कायांतरण, उस संपत्ति का कोई रूपांतरण उसे चुराई गई संपत्ति हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए चोर जब चुराई गई संपत्ति बेच लेता है, अगर आप कचहरी जाएंगे और कचहरी में यही देखने और सीखने लायक होता है, आप कचहरी कानून पढ़ने जाते हैं, ठीक है, आप बताते हैं वहां हम कानून पढ़ेंगे, वो जगह कानून पढ़ने के लिए नहीं है, वहां कानून का एप्लीकेशन हो रहा है, उस एप्लीकेशन को देखने की जरूरत है। वहां से आप पूछते हैं क्या बरामद हुआ, तो सरकारी वकील कहता है कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, क्योंकि इनने ऑब्जेक्ट बेच लिए थे, आर्टिकल बेच लिए थे, ठीक है, इन्होंने जो कुछ चुराया वो सब बेच लिया, इसलिए कुछ भी बरामद नहीं हुआ। हां, जो बेचे थे वो पैसे इनके पास से बरामद हुए, ठीक है, इतने रुपए बरामद हुए, लेकिन बरामदगी नहीं लगती, नहीं माना जाता कि उसके पास से चुराई गई संपत्ति बरामद हुई है। जिसके पास आर्टिकल है उस पर 411 या ये सेक्शन जो चुराई गई संपत्ति को रखने के संबंध में आकर्षित होते हैं उस पर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन यहां बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, ठीक है। इंग्लैंड में कानून ज्यादा बेहतर स्थिति में है, माना यही जाना चाहिए कि अगर चोर ने संपत्ति का कन्वर्जन कर दिया तो जो रूपांतरित होकर संपत्ति आई है, जो कन्वर्टेड फॉर्म में प्रॉपर्टी आई है, उसे भी चुराई गई संपत्ति माना जाना चाहिए, जैसा हम लोग भागीदारी अधिनियम में देखते हैं, ठीक है। भागीदारी अधिनियम में जब फर्म के स्टॉक की डेफिनेशन होती है तो वहां ये कहते हैं कि फर्म की प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो प्रॉपर्टी भी फर्म की संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपने उसी संपत्ति का उपभोग किया है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में। तो इंग्लैंड का कानून, ठीक है, इस विषय पर ज्यादा ठीक है। हर विषय पर इंग्लिश कानून ठीक है ऐसा कतई नहीं कह रहे हैं। जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे और प्रतिफल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारे कानून की स्थिति ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इंग्लैंड के कानून की, ठीक है। वहां इंग्लैंड के कानून की स्थिति देखेंगे और हमारे कानून की स्थिति उनके कानून से ज्यादा बेहतर इसीलिए हो पाई क्योंकि उन्होंने ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया और उन्हें मालूम था कि हमारे यहां प्रतिफल की डेफिनेशन उस प्रकार की जिस प्रकार की वहां है, उस प्रकार की लिए जाने के कारण क्या कठिनाइयां आ गई।
वो कठिनाइयां हिंदुस्तान में ना आए, इसके लिए उन्होंने प्रतिफल की डेफिनेशन उस रूप में दी जैसी हमारे यहां है। उस डेफिनेशन पर इस समय बात नहीं हो सकती, इसलिए हम जो आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए ये बता रहे हैं कि यहां पर इंग्लिश विधि ज्यादा ठीक है, ज्यादा अच्छी है, लेकिन संविदा के क्षेत्र में हमारी विधि ज्यादा ठीक है। और इसका एक कारण यह भी है कि आपराधिक विधि जहां ज्यादा विस्तृत हो, वहां लोग ज्यादा नीच हैं, यह मान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपराधिक विधि अगर बहुत उत्कृष्ट कोटि की बनी हुई है, इसका मतलब बहुत उत्कृष्ट कोटि के अपराधी भी हैं वहां, तभी तो बड़ी रिफाइंड क्रिमिनल लॉ बनेगा। जहां सीधे साधे भोले भाले से लोग हैं, वहां तो हो सकता क्रिमिनल लॉ हो ही ना। ठीक है, तो वे धूर्त हैं। इसका सबूत यह भी है कि उनका चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन बड़ी बढ़िया है, और उसमें वो संपत्ति भी शामिल है जो कन्वर्ट करके हासिल हुई। यानी नकदी अगर मिल गई चोर के पास, तो वो भी चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने का या रखे रहने का दोषी हो सकेगा, और जिसके पास आर्टिकल है वो तो है ही है, दोनों है। लेकिन हमारे यहां चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन एकदम स्पष्ट है, और इस स्तर पर हमारी विधि अंग्रेजी विधि से अलग हो जाती है। ठीक है, उसने कहा कि वह चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, और बाकी की चर्चा कल हुई है कि चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग, दोनों बातें कही उसने, चाहे वह अंतरण या आपराधिक न्यासभंग या दुर्विनियोग भारत के भीतर हुआ हो या भारत के बाहर हुआ। अंतरण की बात चोरी लूट डकैती के साथ है, ठीक है ना। अब तो छल भी है, चोरी लूट डकैती छल, इसके साथ अंतरण की बात आएगी, और न्यासभंग और दुर्विनियोग तो स्पेसिफिक ऑफेंस ही है। ये चोरी लूट डकैती अमेरिका में हुई, अफ्रीका में हुई, कहां हुई, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो संपत्ति जो इस प्रकार के अपराधों के माध्यम से अंतरित हुई है, या वो संपत्ति जिनके संबंध में इस प्रकार के अपराध हुए हैं, वह चुराई गई संपत्ति है। अब वो चुराई गई संपत्ति अगर हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी और देशी दोनों के साथ एक ही व्यवहार होगा, और दोनों से हम इसी संहिता के उपबंधों के मुताबिक संव्यवहार करेंगे, क्योंकि पूर्व की आईपीसी की धारा 2, ठीक है, और 4 की चर्चा हालांकि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 4 की चर्चा तो विमान पोत या विदेश में भारतीय इसके द्वारा, और विमान पोत उस पर विदेशी के द्वारा अपराध किए जाने संबंधित है। बाकी तो धारा 2 ही है, वो कहती है इस राज्य क्षेत्र में, ठीक है, अगर किसी के द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध के रूप में वर्णित कृत्य किया जाएगा, तो हम उस व्यक्ति से इसी संहिता के उपबंधों के अनुसार निपटेंगे। तो अगर विदेशी भी है, उसके द्वारा भी उपरोक्त अपराधों के माध्यम से अंतरित संपत्ति हिंदुस्तान में रखी जाती है, तो हिंदुस्तान की धरती पर अपराध हो रहा है, तो नेशनलिटी इसकी बात ही नहीं उठेगी। और अगर वही अपराधी यानी वही विदेशी चोर लूट करने वाला या उद्दापक भी है, तो हम उसे उसके उस अपराध के लिए दंडित या विचारित नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहां चुराई गई संपत्ति रखने के आरोप पर उसका विचारण कर सकेंगे। और नेशनल है तब तो, अगर उसने अमेरिका में चोरी की है और चुराई गई संपत्ति लेकर यहां है, ठीक है, तो हम दोनों अपराधों के लिए उसका विचारण कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय इसके ऊपर तो राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता ही है। भारतीय तो दुनिया में कहीं भी अपराध करेगा, अगर वो इस संहिता के मुताबिक अपराध घोषित है, तो उसके उस कृत्य को भारत में उस स्थान पर विचारित किया जाएगा जहां वो पा लिया जाएगा। ठीक है, और अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम इसी सेक्शन के आधार पर हमने आपसे चर्चा की थी, जब हमने 208
बीएनएसएस या 189 सीआरपीसी की चर्चा की थी कि अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, या दाऊद इब्राहिम तो नहीं लाए गए, जितने भी अपराधी आते हैं बाहर से, उनकी दिल्ली में ही ट्रायल क्यों शुरू हो जाते हैं? तो आपने कहा गया क्योंकि दिल्ली में ही पहली बार वे भारत में पा लिए जाते हैं, इसलिए वही शुरू हो जाता है। तो चुराई गई संपत्ति क्या है, ये बिल्कुल डिफाइंड है, और हमने इसके महत्व की चर्चा कल की थी कि ये इंपॉर्टेंट ही इसीलिए है क्योंकि ये भ्रम पैदा करता है। ठीक है, आगे इसके पिनल एस्पेक्ट क्या हैं, तो कहता है कि सबसेक्शन 2 जो पहले 411 था, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यहां शब्द लिखे हैं, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, और विश्वास करने का कारण आपके पास कब है, ये कब कहा जाता है, आईपीसी में डिफाइंड है या बीएनएस में डिफाइंड है कि आपके पास विश्वास करने का कारण है। ये तब कहा जाता है जब आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतु है। आप पागल नहीं है, जब आप पागल नहीं है तो फिर जब एक बात के आधार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये यूं कहें कि जब वे आधार दिखाई दे रहे हैं जिनके होने पर कोई घटना कारोबार के सामान्य अनुक्रम में घटित ही होती है, ठीक है, तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो तथ्य या वो घटना अवश्य अस्तित्व में है, इसीलिए ये आधार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सूर्योदय होने को है तभी तो प्राची पर लालिमा है। ठीक है, रात में तो प्राची पर लालिमा नहीं होती। अगर लालिमा है मीनिंग देयर बाय सूर्य उदय होने को है, तो विश्वास करने का कारण आपके पास है क्योंकि लालिमा थी। ठीक है, पूर्व दिशा में लालिमा थी तो आपके पास विश्वास करने का कारण है कि सूर्योदय निकट ही है। एक व्यक्ति हजारों रुपए की चीज, ठीक है, कुछ रुपए में बेचने को तैयार है। अभी 15-20 दिन पहले हमारे एक मित्र का फोन हमारे पास, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे? हमने कहा है दे दो, अभी हम तुम्हें 1 घंटे में वापस कर देंगे, क्या करोगे? एक सज्जन है 1,35,000 रुपए में इतने ग्राम सोना बेच रहे हैं, जो इतने ग्राम सोना बिक ही नहीं सकता, इतनी महंगाई सोना हो रहा, और वो ठीक है सुनार ही है। तो हमने कहा निश्चित रूप से ये चोरी का है, 100%। कोई क्यों बेच देगा, पागल हो गया? तो विश्वास करने का कारण का मतलब यह हुआ कि आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतु है। ठीक है, नहीं जानते आप ये चोरी की है क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं हो सकते। ठीक है, आप ज्योतिषी नहीं हो सकते जो किसी संपत्ति की प्रकृति आप जान ही लेंगे, लेकिन आप एक आदमी तो हैं, आप पागल नहीं हैं, इतना तो तय है। वही संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग में जो संपत्ति आपके कब्जे में आ गई उसका मालिक कौन है ये न जाने आप ये तो जानते हैं कि ये कम से कम मेरी नहीं है, ये तो जानते हैं। जब जारता ऑफेंस थी तो आप ये नहीं जानते कि अमुक स्त्री किसकी पत्नी है, ये तो जानते हैं कि ये किसी की पत्नी है। ठीक है, तो आपसे अपेक्षित क्या है? आप तो बात अपनी करो, दुनिया की क्यों कर रहे हैं? ठीक है, दुनिया कुछ भी कर रही, आप अपनी बात करो। तो अगर आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, आप ये नहीं जान सकते थे। ये सही है कि दुनिया में दिव्य दृष्टि सबके पास नहीं हो सकती, तो आप लाइव चोरी की वो घटना नहीं देख सकते थे जो इस संपत्ति से संबंधित थी, लेकिन इतना तो आपको जानकारी थी कि इस संपत्ति का
सामान्यतः बाजारी मूल्य यह है। और यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है इस संपत्ति के साथ तो ये बेच क्यों रहा है इतनी सस्ती? तो जब ये इसेंशियल है कि जो कोई चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करेगा ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए, या अमुक व्यक्ति का शील ही ऐसा है, वो चोर है, हिस्ट्री चीटर है, ठीक है, उसकी सामान्य ख्याति चोरी की है, 10-20 मुकदमों में जेल जा चुका, वो एक आर्टिकल लेकर आया है, आप उसके शील से नहीं पहचान सकते कि ये बीड़ी और सिगरेट पीने के लिए तो लोगों से पैसे मांगते हैं। आज इनके पास इस सोने का आर्टिकल कहां से आ गया? ठीक है, तो व्यक्ति का शील या अन्य भी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें आप ये जान सकते हैं या ये विश्वास करने का कारण रख सकते हैं कि अमुक संपत्ति चुराई गई संपत्ति है, और ये 2 शर्तें पूरी हो गई हैं। फिर आप अगर उस संपत्ति को लेते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं या रखे रहते हैं, और ऐसा प्राप्त करना या रखे रहना बेईमानीपूर्ण है। सिर्फ प्राप्त करते हैं या रखे रहते हैं इतनी बात नहीं, बेईमानी पूर्वक ऐसी संपत्ति को प्राप्त करते हैं या रखे रहते हैं। नाउ you may be guilty of this offense which is narrated at here as a section 317 subsection 2। अब आप दोषी हुए, ठीक है। और कल हमने चर्चा की थी कि जो कोई में आवश्यक तौर पर चोर आ जाए, ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही ठीक है कि चोर नहीं आएगा ऐसी भी बात नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये 411 या 317 सबसेक्शन 2, 317 सबसेक्शन 3 कहता है जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई। डकैती के प्रति विधायिका विशेष कठोर दिखाई देती है, ठीक है। आपने देखा था डकैती के सारे प्रकरण कम अपराध ऐसे हैं जिनके सारे प्रकरण दंडनीय बनाए गए। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, उसकी तुलना डकैती के ऑफेंस से जरूर की जा सकती है, लेकिन वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी है, ये डकैती है। तो अगर दोनों अपराधों का मूल्यांकन करें तो पहले अपराध का मूल्य ज्यादा दिखाई देता है, इसके बावजूद डकैती को भी उसी स्तर का अपराध विधायिका ने माना है और उसी प्रकार उसके हर प्रक्रम को दंडनीय बनाया है। कारण यह कि डकैती भी सिर्फ संपत्ति का अंतरण नहीं है। चोरी से संपत्ति अंतरित होती है, सही है, उद्दापन में भी होती है, यह भी सही है, लेकिन डकैती में आतंक का तत्व ये अधिक जुड़ता है, उद्दापन में भी जुड़ता है। आतंक का तत्व है उद्दापन में, लेकिन वो आतंक का तत्व उतनी गंभीरता लिए नहीं है, और जब आतंक के तत्व में उतनी ही गंभीरता आती है तो वो लूट बन जाती है, ठीक है। जब आतंक के तत्व में गंभीरता आनी शुरू होती है तो लूट तत्काल बनती है। लूट और उद्दापन में जो फर्क किया गया था वो यही कहा था कि लूट से उद्दापन कब होगा, जब आप तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु या तो कारित करते हैं या कारित करने की धमकी देते हैं, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उसी समय और उसी स्थान पर अपनी, ठीक है, किसी संपत्ति का परिधान करने के लिए विवश कर देते हैं। तो यहां शब्द बता रहे हैं, ठीक है, जो शब्द हैं तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत, तत्काल सदोष अवरोध, ये शब्द ही आतंक इसे उत्पन्न कर रहे हैं। नो डाउट उद्दापन में भी है,
कि आपने क्षति कारित करने की धमकी दी है। वहां क्षति शब्द का प्रयोग है, और क्षति शब्द शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी कोई हानि है, ये अपने में सम्मिलित करती है परिभाषा के मुताबिक। 214 है कितनी है, ठीक है, जो भी हो संपत्ति की परिभाषा, वो सम्मति की परिभाषा, जो सॉरी क्षति की परिभाषा बीएनएस में, और आईपीसी में तो 44 है ही है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन बीएनएस में, ठीक है, तो क्षति वहां कहा, और क्षति ख्याति संबंधी भी हो सकती है। उद्दापन में तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध, यानी क्षति का विशेष प्रकार आ गया, और वो प्रकार स्वयं में आतंक के तत्व को सम्मिलित कर रहा है। लेकिन ये आतंक का तत्व उद्दापन के आतंक के तत्व से अधिक गंभीर है, ये विशेषता तो इसमें दिखाई ही दे रही है। और फिर डकैती इस आतंक का गंभीरतम स्वरूप है, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा लुटेरे इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, यानी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो डकैती अपने आप में अपने आतंक के गुण के कारण, गुण तो ना कहें, गुण तो एक पॉजिटिव शब्द है जो डकैती जैसे दुष्कृत्य के साथ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डकैती अपने में अंतर्विष्ट आतंक के तत्व के कारण एक गंभीरतम किस्म का अपराध बन जाता है, और इसीलिए विधायिका उसके हर प्रक्रम को कठोरता के साथ दंडित करना चाहती, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो डकैती के माध्यम से अंतरित संपत्ति को प्राप्त करके, बेईमानी से प्राप्त करके या बेईमानी से रखे रखकर डकैती के होने में सहयोगी हो रहे हैं, इनको दंडित किया जाए। क्योंकि हमने कल भी कहा कि अगर ये डकैती चोरी इसके माध्यम से अंतरित संपत्ति प्राप्त करने वाले और रखे रहने वाले लोग खत्म हो जाएं, तो सिर्फ चोरी डकैती का वही स्वरूप बचा रह जाएगा जो आवश्यकता जनित है, ठीक है। फिर कोई डकैती इसलिए तो कर सकता है कि हमें अपने बेटे का ऑपरेशन कराना हो, मेरे पास पैसे नहीं, हम क्या करें, ठीक है, तब तो वो डकैती डालेगा, फिर वो रखे नहीं रखेगा संपत्ति, ठीक है, खर्च करेगा, देगा डॉक्टर को, ऑपरेशन कराएगा, यानी आवश्यकता जनित चोरी डकैती ये भले ही बच जाए, लेकिन जो वास्तव में और आवश्यकता जनित चोरी डकैती तो विधिक विवशता के कारण हमें मानना पड़ता है कि वो चोरी डकैती, बाकी आवश्यकता जनित तो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो जो चोरी डकैती मानी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आवश्यकता न होती तो वो नहीं करता, आवश्यकता थी इसलिए किया, ठीक है। हालांकि हम मान्यता देंगे अगर आवश्यकता के कारण भी चोरी डकैती को, तो समाज में तो अव्यवस्था ही फैलेगी, इसलिए उसको भी अपराध घोषित किया। लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो फिर चोरी डकैती या अपराध, इसके माध्यम से संपत्ति का अर्जन करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर आवश्यकता ना होती तो शायद उसने अपराध किया भी ना होता, ठीक है। इसलिए वो मन से अपराधी है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कानून की डेफिनेशन के मुताबिक तो अपराधी है। तो अगर ये लोग समाप्त हो जाएं, जो चोरी डकैती लूट उद्दापन आदि इससे प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करते हैं या रखे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आवश्यकता जनित चोरी लूट डकैती को छोड़कर अन्य प्रकार की चोरी लूट डकैती समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने वाला कोई नहीं है, और यही इतने शहंशाह होते, चोर होते, तो ये संपत्ति चुराते क्यों, तो चुराई इसीलिए रहे कि बेचकर, ठीक है, पैसे कमाएंगे, ये तो चुराई इसीलिए रहे। और इन लोगों को हम 34 या 149 या 190 या
सेक्शन 35 बीएनएस की सहायता से दंडित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां जो सेक्शंस की भाषा है वे एप्लीकेबल ही नहीं होंगे इन लोगों पे जो चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना या रखना है। इसलिए डकैती, चूंकि विधायिका ने गंभीरतम कोटि का अपराध माना है, इसलिए उसने पूर्व की धारा 412 और वर्तमान की 317 सेक्शन 3 ये बनाई, और इसमें 411 यानी 317 सेक्शन 2 के मुताबिक, ठीक है, या 317 सेक्शन 2 की अपेक्षा बहुत कठोर दंड का प्रावधान किया है। देखें क्या कहता है, जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, ठीक है, डकैती द्वारा अंतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है। इस समय नहीं है, इस समय नहीं है, लेकिन रहा है, ये जानता है वो, और जो संपत्ति वो लेकर आया है उसके बारे में या तो वो ये जानता है कि डकैती से इसका कब्जा अंतरित हुआ, या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इसका कब्जा डकैती से अंतरित हुआ है, या सीधे सीधे उस व्यक्ति से जो डाकुओं की टोली का रहा है या है उससे प्राप्त नहीं कर रहा है संपत्ति, लेकिन संपत्ति के विषय में वो ये जानता है कि डकैती की है, ठीक है, संपत्ति के विषय में वो ये खूब जानता है कि ये डकैती की है, यद्यपि डकैतों को नहीं जानता, ठीक है, डकैतों को नहीं जानता, वह डकैतों से प्राप्त कर रहा है, ठीक है, डकैतों से प्राप्त भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसका विश्वास ये है या उसकी जानकारी ये है कि ये संपत्ति डकैती की है, इसका कब्जा डकैती से अंतरित हुआ था, ठीक है, उसे विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है। डकैत भाग रहे थे, संपत्ति गिर गई, तुमने उठा ली, ठीक है, तुमने उठा ली, तो तुमने डकैतों से तो प्राप्त नहीं की, ठीक है। अब संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग तो तब होगा जब तुम उस संपत्ति का दुर्विनियोजन करो या अपने उपयोग के लिए तुम परिवर्तित करो, वो तो तुम कर नहीं रहे। तुम रखे बैठे हो कि लड़के की शादी होगी तो बहू आएगी उसे ये दे देंगे गहना बड़ा मुंह दिखाई में, ठीक है, इस समय आप किस अपराध के दोषी हैं? इस समय आप 412 या 317 सेक्शन 3 के दोषी हैं, ठीक है, नो डाउट। आपने डकैतों से नहीं ली है, न किसी ऐसे व्यक्ति से ली है जो डकैतों की टोली का सदस्य है, लेकिन जिस संपत्ति को आपने प्राप्त किया है उसके बारे में आपकी निश्चित जानकारी है कि यह डकैती की संपत्ति है, ठीक है ना, या आपके पास विश्वास करने का कारण है, ठीक है, कि वो डकैती की संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह ये जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा। यहां भी बेईमानी से, अगर आपने पुलिस को देने के लिए वो संपत्ति प्राप्त की जिसका कब्जा डकैती से अंतरित किया गया, और डकैती से अंतरित किए जाने के कारण जो चुराई गई संपत्ति मानी गई है, ठीक है, डकैती से कब्जा अंतरित होने के कारण जो संपत्ति चुराई गई या चुराई हुई संपत्ति मानी गई है उसका कब्जा आपने प्राप्त किया, ठीक है, और वो कब्जा सद्भावना पूर्वक या निर्दोष रहते हुए प्राप्त किया, अर्थात बेईमानी से प्राप्त नहीं किया, अर्थात पुलिस को दे देने के लिए या स्वामी को वापस कर देने के लिए आपने उसका कब्जा प्राप्त किया, तो आप किसी अपराध के दोषी नहीं। लेकिन अगर बेईमानी से प्राप्त किया तो वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अब आप इसकी तुलना अगर 317 सेक्शन 2 या 411 से करेंगे तो निश्चित रूप से यहां आपके द्वारा कारित कृत्य की गंभीरता या आपके द्वारा कारित अपराध की गंभीरता आपके ध्यान में आ जाएगी। दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कठोर दंड है, और चूंकि चुराई हुई संपत्ति आपने 317 सेक्शन 3 में भी प्राप्त की और 317 सेक्शन 2 में भी प्राप्त की, लेकिन 317 सेक्शन 2 एक सामान्य सेक्शन है
चुराई गई संपत्ति के संबंध में। और 317 सबसेक्शन 3 चुराई गई संपत्ति के एक विशेष प्रकार के संबंध में उपबंध कर रहा है। वहां स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है चुराई गई संपत्ति का, इसलिए निर्वचन का सामान्य सिद्धांत लागू होगा, इंटरप्रिटेशन का सामान्य सिद्धांत लागू होगा। और सामान्य सिद्धांत क्या है? जब स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाए तो जनरल प्रोविजन प्रतिबंधित करके पढ़ा जाएगा। जो सामान्य उपबंध है उसे हम प्रतिबंधित करके पढ़ेंगे, और जो विशेष उपबंध है उसको उस विशेष स्थिति में लागू करेंगे। तो चुराई गई संपत्ति अगर ऐसी है कि उसका कब्जा डकैती से अंतरित किए जाने के कारण उसे चुराई गई संपत्ति घोषित किया गया है, और उस चुराई गई संपत्ति को आप प्राप्त कर रहे हैं या बेईमानी से रखे हुए हैं, तो आपके संबंध में 411 या 317 सबसेक्शन 2 लागू नहीं होगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि साहब वो तो चुराई गई संपत्ति के ही हम प्रापक हैं या कीपर हैं, डिसऑनेस्टली भले ही हो तो भी हमें 3 साल की सजा तो नहीं, तब आपकी सजा का विस्तार ये आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास यहां तक भी हो सकता है, जैसी भी दशा हो। ठीक है ना? अब वही दंड के प्रश्न पर ये देखा जाएगा कि डकैत ने किस लिए डकैती डाली थी, और साथ ही साथ डकैत ने जिस लिए भी डकैती डाली हो वो तो उसकी बात हुई। तुमने वो संपत्ति काहे के लिए प्राप्त की, क्यों प्राप्त की? तुमने डकैत की मदद के लिए प्राप्त किया, और डकैत की वाकई स्थितियां ऐसी हो रही थी, ठीक है, कि उसकी मदद करनी चाहिए थी। हमने आपसे कई बार कहा कि आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है यह कहने का कि ये अपने कर्मों के कारण गरीब है इसलिए हम इसकी मदद नहीं करेंगे। आपको यह कहने का कोई हक नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर तुम में ईश्वर निवास करता है तो ईश्वर उसमें भी निवास करता है, ठीक है ना? वो बिना ईश्वर के नहीं है। अगर ठीक है किसी देव मूर्ति का प्रतिबिंब गंगा में बन रहा है और उसी देव मूर्ति का प्रतिबिंब गंदे नाले में बन रहा है, तो देव मूर्ति इसमें से ठीक है अपवित्र नहीं हो जाती। आप ये नहीं कह सकते कि गंदे नाले में जिस देव मूर्ति का प्रतिबिंब बना है वो अपवित्र है, गंगा में जिसका बना है वही पवित्र है, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है? तो अगर उसने कोई पाप किए भी होंगे, ठीक है, तो भी उसमें है ईश्वर ही, ठीक है? उसके ईश्वर को आप नजरअंदाज अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्वयं आप भी ठीक आदमी नहीं है, ठीक है ना? हमारे यहां जैसे आप देखो ना, अभिवादन की जो परंपरा है वो क्या है? कहते हैं जय राम जी की, ठीक है, दूसरे को राम ही माना है, ठीक है। पश्चिम में देखो वो कहेंगे गुड मॉर्निंग, तो क्या है ये? मौसम की चर्चा है, ठीक है, मॉर्निंग है, अच्छी है, खुशनुमा है, खुशगवार है, इसलिए मॉर्निंग गुड है। आपने हमें सूचित कर दिया, हमने भी आपको सूचित कर दिया कि हाँ सब मॉर्निंग गुड है, हमारी भी गुड है, तुम्हारी भी गुड है, सब गुड है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना? जब आप कहते हैं जय राम जी की, तो भले ही आपको यह न मालूम हो कि हम ये क्यों कह रहे हैं या जिसने इस परंपरा को शुरू किया वो क्या कहना चाहता था, ठीक है, वो आपके अंदर बैठे परमात्मा को ही, ठीक है, नमस्कार कर रहा था, ठीक है। तो सवाल ये नहीं है कि हमने डकैत से संपत्ति खरीदी, क्यों खरीदी, ये भी देखना पड़ेगा। अगर डकैत वाकई ऐसी दशा में था, ठीक है, कि उसकी मदद करना एक मानवीय कर्तव्य बन गया था, और आपने ऐसी परिस्थिति में ये जानते हुए कि ये ठीक है डकैती के हम खरीद लेंगे, होगा, हम ही को तो दंड मिलेगा, वही सुकरात जो कहता है, सुकरात यही तो कहता है कि विधियों के पालन के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि विधि जो कहती है वही करते जाओ,
और दूसरी ये कि अगर विधि अन्यायपूर्ण है, गलत करने को कह रही है, तो वो मत करो, ठीक है। और विधि जिस दंड को दे रही है अपना उल्लंघन किए जाने की दशा में, उस दंड को भुगत लो। तो अगर विधि यह कह रही है कि चुराई गई संपत्ति आप किसी भी दशा में प्राप्त नहीं करेंगे या बेईमानी से नहीं रखेंगे, लेकिन दशा यह हो रही है कि मेरे अंदर की ह्यूमिलिटी यही खत्म हो जाएगी अगर हम डकैत से जानते बूझते उस संपत्ति को ना प्राप्त कर लें, और हमने प्राप्त कर ली तो सुकरात की दूसरी डेफिनेशन लागू होगी, हम दंड भुगत लेंगे। लेकिन जो दंड देने वाला है उससे यह अपेक्षा है, क्योंकि वो दंड देने के लिए नहीं बैठा है, न्याय करने के लिए बैठा है, ठीक है। उसका काम दंड देना नहीं है, उसका काम न्याय करना है, और न्याय के लिए जितना जरूरी हो उतना ही दंड देना है। तो यहां मेरे अंदर से किसी अपराधी को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। हमने तो मदद के लिए उस संपत्ति को खरीदा है, तो फिर ऐसी दशा में इसीलिए विधायिका सचेतन विधायन करती है। उसने कहा आजीवन कारावास, यानी तुम सिर्फ जिसे कहते हैं सामान्य भाषा अलग अलग गज्जे करना, उसके लिए खरीद रहे हो, तब तो तुम्हें आजीवन कारावास। फिर परिस्थितियों के मुताबिक 10 वर्ष तक का, ये 1 दिन का भी हो सकता है और ये 10 साल का भी हो सकता है, जैसी भी दशा हो, ठीक है। सिर्फ सीधे सीधे उसने नहीं कह दिया कि डकैती के द्वारा कब्जा अंतरित किया गया तो साहब ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने, ठीक है। ये पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी ये न्यायालय के हाथ में छोड़ी है विधायिका ने, और यही न्याय का तकाजा भी है, ठीक है ना। अगला जो सेक्शन आता है 317 सेक्शन 4 या पूर्व का 413, वो व्यक्ति जो अभ्यासता संव्यवहार करता है, अभ्यासता हैबिचुअल है, चोरी का संपत्ति यही खरीदता और बेचता है, ठीक है, अभ्यासता संव्यवहार करता है। और ये सेक्शन ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं कि अभ्यासता संव्यवहार का कौन सा सेक्शन है, और इसमें और अगला जो है वेन में सहायता देता है, इसमें आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। यहां कहता है जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह ये जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति अभ्यासता प्राप्त करेगा, अभ्यासता या अभ्यासता उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा। हैबिचुअल है ये, यानी देयर शुड बी सम एविडेंस ऑन दिस इशू कि दे आर हैबिचुअली, दे आर रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी हैबिचुअली, या बेईमानी से इसमें व्यवहार करते हैं, यानी व्यापार करते हैं, ठीक है। और एक बार नहीं किया है, एक बार अगर किया हो तो मामला 411 में ही रहेगा। एक से अधिक अवसरों पर इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। और यहां पर पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य इस तथ्य को साबित करने के लिए कि ये अभ्यासता संव्यवहार करते हैं, ठीक है, सुसंगत होगा। और जो पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य सुसंगत होता है तो कहां पूर्व के एविडेंस एक्ट की धारा 14 स्पष्टीकरण उसका था कि पूर्व दोष सिद्धि मन की विशेष दशा को साबित करने के लिए कि ये अभ्यासता करते हैं, ऐसा हैबिचुअली करते हैं, मन की इस दशा को साबित करने के लिए पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत हो जाएगी। सेक्शन 14 हम लोगों ने पुराने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था, और शायद वहां 2 का अंतर आ गया, तो अब 12 स्पष्टीकरण 2 होना चाहिए। तो जो भी स्थिति होगी तो पूर्व दोष सिद्धि इस विषय पर सुसंगत होगी कि साबित किया जाए कि आप अभ्यासता इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आप हैबिचुअली वैसा करते, एक आध अवसरों पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए क्या माना जाएगा कि आप अधिक कठोर दंड के अधिकारी हैं, और फिर उस कठोर दंड में आपको आजीवन कारावास या वही डकैती जैसी स्थिति है। आप ऐसे भी कर सकते हैं याद
कि 317 सबसेक्शन 2 और 317 सबसेक्शन 5 इसमें एक बराबर सजा है 3 साल। ठीक है, और आपका 317 सबसेक्शन 3 और 317 सबसेक्शन 4 इनमें एक बराबर है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी 411 और 414 में एक बराबर सजा और 412 और 413 में एक बराबर सजा। ठीक है, ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। और रीजनिंग भी ठीक। डकैती में आतंक का तत्व ये जुड़ा होता है, इसलिए डकैती जैसे अपराध में हर चीज को बड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे भी ये अपराध समाप्त हो। और चूंकि आप हैबिचुअली ऐसा कर रहे हो तो आप दुस्साहसी हो। एक आध बार गलती हो जाए तो चलो हो गई, लेकिन आप आदतन वैसा कर रहे हो। ठीक है, तो जब गलत आप आदतन करते हो तो जो शब्द आपके लिए प्रयोग किया जाता है क्या होता है? ढीठ हो, आप बेशर्म हो, ढीठ और बेशर्म हो। ठीक है, और जब आप आदतन ठीक है अपराध करते हो तो आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां आप हैबिचुअल दिखाई दे रहे हो, एक आध बार गलती नहीं हुई है, आदतन करी वही रहे हो, काम ही एक है, तब फिर आपसे कठोरता के साथ निपटा जाना चाहिए। तो उसी प्रकार का दंड रखा गया है। अब कहता है जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बेनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता देगा, छिपाने में, ये महोदय और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ छिपाने में सहायता कर या डिस्पोजल में सहायता कर रहा है कि हम फोन किए दे रहे, वहां चले जाना, वहां बेच लेना। नाम खरीदने वाले, नाम बेचने वाले, बेचेंगे तो वो फोन हम किए दे रहे हैं। ठीक है, हम फोन किए दे रहे हैं, ये डिस्पोजल में सहायता करना है। ठीक है, कहता है जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बेनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करेगा, वॉलंटरीली। आप ये जानते हो हम, हाँ, और यहां भी नॉलेज जरूरी है। ठीक है, और देखिए यहां पर बेईमानी नहीं रखा उसने। ठीक है, यानी आप हिस्सेदार नहीं हो, आप हिस्सेदार नहीं हो, आप मदर टेरेसा हो। ठीक है, आप जो है मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा के लिए दंड प्रावधानित किया गया है। ठीक है, आप करुणा की प्रतिमूर्ति हो, आप चोरों की मदद कर रहे हो, वो भी स्वेच्छा। ठीक है, तो बेईमानी का तत्व हो न हो, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा इस सब से, आप तो डंडे ही खाओगे थोड़ी देर बाद, लेकिन आपका ये तर्क चलेगा नहीं, क्योंकि आप जानते थे ये चोरी की संपत्ति है। ठीक है, तो जिसकी चोरी हुई उसके प्रति आपकी संवेदना क्यों नहीं थी? आपकी संवेदना एक गुड सिटीजन के नाते किसके साथ होनी चाहिए थी? जिसकी चोरी हुई उसके साथ, या जो मिस्टर ये चुरा लाए इनके साथ? और अगर ये जो मिस्टर चुरा लाए हैं इनके साथ आपकी संवेदना है तो आप खुद कैसे आदमी हो? ठीक है, कानून में यही तो ठीक बात है कि जब उसकी रीजनेबिलिटी आप चेक करने पर आओगे तो उसे एकदम रीजनेबल पाओगे। ऊपर से देखने पर वो कितना भी कठोर लगे, आपकी संवेदना, आप कह रहे हो ये अब ऐसे तो कोई पता पूछता है तो बता ही देते, तुम चोर को पता बताओगे, तुम्हारी संवेदना उसके साथ क्यों नहीं है? इसीलिए विक्टिमोलॉजी ये एक अलग से सब्जेक्ट बना है कि पीड़ित उसका भी तो ध्यान रखिए। ये जो आज खड़े हैं जो बता रहे हैं कि हमारे पत्नी बच्चे हैं छोटे छोटे, ये आपको कब पता लगा था कि आपकी पत्नी और बच्चे हैं, आपके उत्तरदायित्व हैं, आपके सामाजिक उत्तरदायित्व, आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व, ये कब जाने आप? अपराध करने के पहले या बाद में? क्या अपराध करने के समय आपको ये नहीं मालूम था कि आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व, जो मर गया उसके कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं थे, उसके भी थे, और वो आपके कारण दुनिया में नहीं है। तो आपके साथ किसी भी, अब ये आपके उत्तरदायित्व जिनके प्रति हैं उनका दुर्भाग्य है कि आपके जैसे उत्तरदायी उन्हें मिले।
इसके लिए वो भगवान से शिकायत करे, हमसे नहीं। इसकी शिकायत भगवान से बनती है, हमसे नहीं बनती। यानी न्याय से नहीं बनती, कानून से नहीं बनती। आपको कठोरतम दंड से दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बेनित करने में, बेनित हमने आपको बताया, एक आदमी को अभी लूटा उनने, ठीक है, अभी लूटा है उन्होंने। आप टैक्सी ड्राइवर हो, 5 लोगों ने टैक्सी ली, ठीक है, आपको अब तक नहीं मालूम कि लुटेरे हैं, वो गए, उन्होंने लूट की, आप खड़े देख रहे हो, लूट कर रहे हैं वो। उसके बाद वो गाड़ी में आए और तुमसे कहा भगाओ, तुमने भगा दी, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। तो वो जो लूट कर संपत्ति लाए, उसे बेनित करने में आपने मदद की है। आपने क्यों भगा दी? आपने उसी समय क्यों नहीं भगा दी जब वो लूट कर रहे थे? आपको उसी समय भगा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो जो क्या करता है, छिपाने में, बेनित करने में, ये इधर उधर करने में, ठीक है, ये इधर उधर करना ना तो व्ययन है ना छिपाना है। पुलिस आई, पड़ोस वाले छत पे रख दी, ये इधर उधर कर दी है, ठीक है। विधायिका बड़ा ध्यान रखती है, वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। आपकी एक एक हरकत उसके बारे में उनके पास उपबंध है। आपका पूरा इलाज, आपके हर मर्ज का इलाज उनके पास है। तो वो कहते हैं या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता देगा उस संपत्ति के जिसके विषय में वह ये जानता था, ये विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, दोनों में से किसी बात के कारावास है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपके लिए इतनी दवा पर्याप्त है कि 3 साल, क्योंकि आपने किया ही क्या है, छिपाने में मदद की है, व्ययनित करने में मदद की है, या इधर उधर करने में मदद की है, ठीक है। आपने तो सिर्फ मदद ही की है, आप तो मददगार हो। लेकिन जिनके मददगार हो वो स्वयं चोर, लुटेरे और डकैत हैं, इसलिए आपकी मदद का उचित परिणाम और उचित पारितोषिक आपको मिलना चाहिए। तो उचित पारितोषिक 3 साल बहुत है, ठीक है। तो 3 साल की सजा से आप दंडित किए जाएंगे। ये चुराई गई संपत्ति के संबंध में प्रोविजंस है, और ये खूब इंपॉर्टेंट है, और जब आते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या अपराध हो रहा है। यही इनकी विशेषता है, ठीक है। शेष सोमवार को हम लोग छल पर बात करेंगे, देखेंगे।